वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। जय भीम। आप सभी श्रोतागण का रियल हिस्ट्री मिरर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो धोबी, बैठा, बरेठा, रजक प्राचीन शासक हैं, प्राचीन नाग शासक हैं। इसको मैं चमार जाति का गौरवशाली इतिहास लेखक सतनाम सिंह से लिया हूँ और ये समय प्रकाशन से छपा है बुक। तो आप चाहें तो इसको मंगा कर पढ़ भी सकते हैं। रजक शब्द का पूर्व अर्थ अमर कोश 118 तीन रजाओं की समिति था, लेकिन बाद में इसका अर्थ धोबी या रंगरेज हो गया। डॉक्टर नवल वियोगी जी भारत की आदिवासी नाग सभ्यता में लिखते हैं, कि तक्षक नाग शासक बुद्ध के जीवन काल में रजक नाम से जाने जाते थे। इसी कारण रजक शब्द अपमान का प्रतीक नहीं था। इसका मूल अर्थ भंडारकर के अनुसार महासंघों की शासक समिति यानी राजाओं अथवा कुलकाओं की समिति था। हम जानते हैं कि वे वास्तव में ही वीर क्षत्रिय नागवंशी, मगर यह समुद्रगुप्त नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ ब्राह्मणों ने उन्हें अंधविश्वास एवं शोषण का प्रतीक, जातिवादी हिंदू वर्ण व्यवस्था तथा शोषण, गुलामी, जबर जोर की प्रतीक सामंतवादी प्रथा के दो पार्टों की चक्की में डालकर पीस डाला। अतः वे आर्थिक और सामाजिक तौर पर स्वतः ही नीचे आ गिरे, दीनहीन, कमज़ोर बन गए, क्योंकि उनकी तलवार व सत्ता दोनों ही छीन चुकी थी। हमारा शोध इस दिशा में है कि आज के रंगरेज धोबी अतीत से रजक नामक मूल निवासी शासक हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक ऐसा भवन मिला जिसे अंग्रेज इतिहासकार व्हीलर ने कपड़े धोने व रंगने की कार्यशाला बताया। इसमें 3 कमरे हैं। एक कमरे में 3 गड्ढे हैं। कोने में एक कुआं भी है। अन्य चिन्ह भी ऐसे ही मिले, जिनके आधार पर इस भवन को कपड़ा धोने, रंगने एवं छापा डालने की कर्मशाला कहा जा सकता है। उस समय कपड़ा धोने, रंगने, बुनने वालों के अपने अपने संघ थे। इन संघों के प्रमुख होते थे। अलग अलग शिल्पों से जुड़े लोग भी युद्ध कला में भी पारंगत होते थे। हमारे पास उदाहरण है, कोली शासकों की रानियां स्वयं कपड़ा बुनती थी। भगवान बुद्ध के पिता स्वयं हल चलाते थे। इसी प्रकार कपड़ा रंगने व छापा देने के शिल्प से जुड़े प्रमुखों की रजक उपाधि थी। इसे डॉक्टर नवल वियोगी बड़े ही स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं। अब हम दूसरे पदनाम यानी बरेठा का विचार करते हैं। हाल में हमारे अध्ययन से अर्जित ज्ञान के अनुसार इस शब्द की भी उत्पत्ति तलाश करना कठिन है। कारण कौटिल्य भी यहाँ तो है। कौटिल्य के अनुसार इस वर्ग का संबंध संघों के साथ होने के कारण आर्यों को घोर शत्रु थे। उसी वैमनस्य की भावना के कारण समकालीन पुरखों ने इनके महत्व तथा इतिहास को आँखों से ओझल कर दिया।
इसी कारण उन ग्रंथों में इस शब्द का कोई अर्थ या व्युत्पत्ति तलाश करना अंधेरे में लाठी चलाने वाली बात होगी। अतः हम आधुनिक साहित्य की सहायता से इसके रहस्य को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। आधुनिक शब्दकोशों में इस शब्द का अर्थ धोबी तथा टका देश, जो पंजाब में ब्यास तथा चिनाब नदी के मध्य में था, दिया है। हम इसे इस परिणाम तक पर पहुंच सकते हैं कि बरेठा शब्द का संबंध टका देश यानी टका वंश अथवा धोबी जाति के साथ है, मगर इस अर्थ से हम किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच सकते, परंतु मंजिल के करीब दिखाई अवश्य पड़ते हैं। लेकिन इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हमारी सोच की दिशा बिल्कुल ठीक है। अब हम विभिन्न प्रदेशों में इस शब्द से के प्रचलित भाषाई स्वरूपों को तलाश करते हैं। राजस्थान में टका शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, मगर गुजरात के दक्षिणी भाग तथा महाराष्ट्र में हमें बरठे तथा बरटके दो शब्दों का प्रचलन है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वर्टके शब्द का प्रयोग ओथे की तरह वंश नाम के लिए हुआ है। इस शब्द का अर्थ इस प्रकार होगा: बर यानी बड़े यानी वरिष्ठ प्लस टके, टका का बहुवचन बरटके, इसका अर्थ बड़े या वरिष्ठ टके। मूल शब्द यही है तथा बरेठा या बरेटा इसका अपभ्रंश शब्द है। बोलने को कठिनाई के कारण इसमें शब्द जुड़ गया है, जो पाली भाषा का विशेष गुण है, जहाँ व्यंजन और अक्षर सुरक्षित रहते हैं, मगर कभी कभार बोलने की कठिनाई के कारण उड़ जाते हैं, तथा दूसरे रूप में बरठे में व्यंजन ट का रूप बदलकर ठ बन गया है तथा क उड़कर, क्योंकि संस्कृत से पाली रूप में बदलने पर ऐसा होता है। स्पष्ट है कि बरेठा अथवा बरटके या बरठे हैं, उनका टका वंश से खून का संबंध है। समान वंश नाम का अर्थ है दोनों के खून का संबंध, अर्थात टका नाम की जनजाति का पंजाब की टका क्षत्रिय जनजाति से खून का संबंध था। यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है। टका लोगों का टका तथा मेघ रूप में विभाजन बुद्ध के जीवन काल अथवा उसके कुछ पहले हो चुका था, यानी इस काम के बाद टका लोग मुख्यतः कपड़े को सजाने का धंधा ही करने लगे थे, जिसका कपड़े को धोना तथा रंगना एक प्रमुख काम था। मगर यह रूप पूर्णतः उत्पादक के धंधे से ही या भाड़े पर काम करना संघ समाज के लोग अपना अपमान समझते थे। टका लोगों के उक्त रूप को संस्कृत भाषा में रजक नाम दिया है, जिसका अर्थ है कपड़ा रंगने और धोने वाला। आधुनिक हिंदी शब्दकोशों में भी यही अर्थ है, मगर प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ भिन्न था। आदरणीय विद्वान के.पी. जायसवाल इस विषय पर बहुत मूल्यवान सूचना देते हैं। कल्पसूत्र के अनुसार लिच्छवियों ने एक बार अपने पड़ोसी मल्ल लोगों से मिलकर एक महासंघ बनाया 527 ईसा पूर्व में। महासंघ की संयुक्त समिति के 18 सदस्य थे, 9 लिच्छवियों के और 9 मल्लों के।
जिन्हें लेछाकी तथा मल्ला की क्रमशः पुकारा गया। संयुक्त समिति के सदस्यों का पदनाम गणराजा था। संयुक्त समिति के सदस्यों के लिए अमरकोश का टेक्निकल या परिभाषित शब्द रजक मूल रूप में निर्दिष्ट हुआ। इसका अर्थ हुआ उक्त समाज का संबंध उस युग के संबंध के प्रमुखों अथवा राजाओं के साथ था, जिनकी समिति को रजक पुकारा जाता था। फारसी भाषा में इस शब्द का अर्थ रोजी या रोटी देने वाला है, जिसका मंतव्य भी राजा से है। भली प्रकार हम जानते हैं कि बुद्ध के पिता सुद्धोधन राजा होते हुए भी स्वयं हल चलाते थे। ऐसा लगता है कि बाद में वैदिक ब्राह्मणी वैमनस्य के कारण इस शब्द के अर्थ का अनर्थ कर दिया, यानी कपड़े धोने या रंगने वाला, क्योंकि यह उनके उद्योग धंधे का प्रमुख भाग था। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि सभी जो जातियां हैं, आज के डेट में जो जातियां बनाई गई हैं, वो सब कोई ना कोई राज परिवार से थी। और जितने नीच, यानी हिंदू धर्म के अनुसार जितने नीच जाति जो आज कहलाती है, वो उतना ही बड़ राजा था। क्यों? कि वो उनका बात नहीं मानते थे, और जो लोग बात माने, दलाली किए, सब कुछ किए, उनको वर्ण यानी उच्च वर्ण में रखा गया। तो अब मैं और आगे इसलिए विशेष नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ का पोल खोलना है। तो धीरे धीरे अगली जाति का भी पोल खोलेंगे और ये भी बता देंगे कि कौन दलाल बनकर और उच्च वर्ण बनकर और हमारे इस भारत के मूल निवासी राजाओं को, नागवंशियों को, यहाँ के मूल निवासियों को, सबको कैसे नीचे ढकेला और बर्बाद किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। आप सभी को का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।